तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं अमर सिंह आपको भौतिक विज्ञान का अंशाल पेपर हल करा रहा हूं। तो आपको बता दूं सेट सातवां की ये चौथी क्लास है और मैंने अभी तक आपको 3 वीडियो इसको अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पर। और हाँ, आपको बता दूं एक एक क्वेश्चन का मैंने हल कराया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, इधर उधर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप लोग को कितना क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है, कौन इम्पोर्टेंट, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, किस पर आपको ज़्यादा जोर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने एक एक क्वेश्चन का हल कराया है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ तक आपको वीडियो हल करा दी है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एलसीआर पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है, दूसरा किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद ये हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन, ये तीनों टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं लगभग 10 नंबर आप लोग का 70 में से कन्फर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन आज की इस नए वीडियो में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का। चित्रानुसार एक वर्णित प्रकाश की किरण एक समकोणिक प्रिज्म ए बराबर 90 डिग्री के पृष्ठ ए बी पर 45 कोण से आपतित होती है। 45 डिग्री के कोण पर ये क्या होती है, आपतित होती है। निर्गत किरण ए सी, निर्गत किरण जो यहाँ पे होगी ए सी, ठीक है, ये निर्गत किरण ए सी से स्पर्शवत अपवर्तित होती है। ये इसी को स्पर्श करते हुए क्या होती है, अपवर्तित प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपतन कोण। आपतन कोण का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, वो सॉरी 45 डिग्री। कितना दिया है, 45 डिग्री क्वेश्चन में सीधा बोल रखा है। और प्रिज्म कोण ये दिया है 90 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिज्म कोण कितना है, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आप लोग आपतन कोण, ठीक है। अब देखिए प्रकाश की किरण जैसे ही ऐसे आई, ये ऐसे आई, उसके बाद आपने देखा कि यह ऐसी दिशा में अपवर्तित हो गई। ये इधर नहीं गई, ये सीधा नीचे की ओर चली गई। और यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब से ये अपवर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री। तो I1 का मान 45 डिग्री और I2 का मान कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो विचलन कोण का फॉर्मूला जो होता है, विचलन कोण यहाँ पे जो होगा वो I1 प्लस I2 माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कितना आपतन कोण है, कितना अपवर्तित कोण। ठीक है, उसके बाद प्रिज्म कोण में से घटा देंगे। ठीक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण में से प्रिज्म कोण को घटा देंगे। तो देखिए आपतन कोण I1 का मान 45 डिग्री, I2 का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री, और उसके बाद ये प्रिज्म कोण ए का मान दिया है 90 डिग्री। तो 90 में से 90 गए, ये 0 बचेगा, केवल 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो अल्पतम विचलन कोण होगा वह 45 डिग्री का होगा। ठीक है, इस पर जो विचलन कोण का मान होगा यहाँ से अगर हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, ठीक है, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। साइन वैसे ही लिखेंगे, ए का मान 90 दिया, डेल्टा एम का मान अभी हमने निकाला 45 डिग्री बटे 2। ठीक है, साइन और ए का मान 90 बटे 2। देखिए यहाँ से अगर इसको जोड़ते हैं 90 प्लस 45 135, ठीक, 90 प्लस 45 135 बटे 2, और ये देखिए 2 से काटेंगे तो 45 बार में, ठीक है, 45 दूनी 90, तो 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम काट दें, ठीक है, इसको हम काट दें 135 को, तो 67.5 आएगा। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 10, 2 पन 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 45 डिग्री। अब साइन 67, ठीक है, आप देखेंगे 67.5 का मान जो होता है 0.923। आपको ये मान अगर नहीं पता तो आप लोग यहाँ पे आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मान आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक, तो साइन 67.5 का मान होता है 0.923, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और 1/√2
जब इसके नीचे 1 मान के इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 0.923 गुणे √2, और √2 का मान जो होता है वो होता है 1.414। ठीक है, उसके बाद इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 1.3। ठीक, तो इसका अपवर्तनांक कितना आएगा 1.3। तो यही इसका आंसर होगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, आप लोग इसको याद अच्छे से कर लेंगे। आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसके साथ ये निरक्षीय है और अच्छी। ठीक है, पहले यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अच्छी और निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। और इसको पढ़ा दूं तो इसके बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छी स्थिति का भी जरूर पढ़ लीजिएगा डेरिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए पहला 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं निरक्षीय स्थिति का चित्र है। सबसे पहले इसमें आप लोग लिखना कैसे सीखेंगे, तो देखिए रचना इसमें लिखनी होती है, पहले थोड़ी सी रचना, उसके बाद इसको। ठीक है, रचना कैसे लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l मीटर है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय बिंदु B है। ठीक है, निरक्षीय बिंदु यहाँ पे क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना आप रचना में लिख देते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी लिखना चाहेंगे तो इसमें और लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट A दे दें, यहाँ पे B दे दें, A से P के बीच की दूरी ये, इसके बाद ये दुनियादारी इसमें और भी दिखा सकते हैं, लेकिन बस जितना काम उतना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना, जिसके बीच की दूरी 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बस इतना लिख दिए, ये रचना पूरी कंप्लीट। अब देखिए प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आपने फार्मूला पढ़ा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर होता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्लस क्यू के कारण, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। R क्या होती है, दूरी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो Q से P के बीच की दूरी कितनी है, रोड में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसको करना चाहूँगा तो आप लोग समझेंगे कि अगर आप देखें तो ये एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ से ये एक त्रिभुज है। क्या है, ये एक त्रिभुज। अब त्रिभुज के ये भुजा जो है आधार, ये भुजा जो है लंब है। ठीक है, अब ये भुजा निकालनी है तो ये कड़ है। ठीक, आधार लंब कड़, तो कड़ बराबर पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला से निकालते हैं तो कड़ स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कड़ स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और जब कड़ से स्क्वायर हटाते हैं तो वो आ जाता है। थोड़ा सा यहीं पे मैं आप लोग को साइड में समझा रहा हूँ। देखिए पाइथागोरस प्रमेय है कड़ स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कड़ का मान देख सकते हैं क्या है, क्यूपी है। ठीक है, पॉइंट अगर दिए होते तो हम यहाँ पे लिखते, तो कड़ स्क्वायर बराबर हमें नहीं मालूम, आधार क्या दिया एल स्क्वायर। ठीक है, और लंब क्या दिया है आर स्क्वायर। तो दोनों जोड़ में है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जब यहाँ से हम कड़ का स्क्वायर हटाते हैं, केवल
कड़ आता है, तो यहाँ से इसका जो स्क्वायर हटेगा तो इधर एक रूट लग जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये पॉइंट जो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर का मान इतना आ गया। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर जैसे ही किया जाएगा ये रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये E1 का मान आ गया। इसी प्रकार E2 का मान निकाल लेंगे, माइनस क्यों, आवेश के कारण बिंदु P पर सब चीज़ें सेम है तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो E1 जो होगा लगभग E2 के बराबर, तो यहाँ पे E2 बराबर जो आएगा 1/4πε0 क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे दूरी सेम है तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा तो यही चीज़ आएगा, तो ये E2। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ी सी बातें को समझना है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो आप लोग याद रखेंगे निरक्षीय स्थिति में E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। नहीं तो यहाँ पे आपको काफ़ी हिंदी लिखनी होती है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये डायरेक्ट याद हो जाता है अच्छी बात, नहीं याद हो रहा तो आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बोल दूंगा, बाकी हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं। आप सीधा याद रखें E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। थोड़ा से आप लोग समझेंगे बिंदु P पर, ठीक है। बिंदु P पर दो घटक बनते हैं, बिंदु P पर दो घटक बनते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। ऊर्ध्वाधर घटक भी आपस में बराबर होने के कारण ये परस्पर निरस्त हो जाते हैं, तो इसलिए क्षैतिज घटक यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऊर्ध्वाधर घटक साइन थीटा आता है और ये क्षैतिज घटक कॉस थीटा, तो साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए कॉस थीटा लिया जाता है। तो देखिए E1 का मान आप देख सकते हैं, जो E2 का मान वही है 1/4πε0 क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और E2 का मान भी वही है, तो ये मान पूरा रख दिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है तो x 2x होता है, तो वैसे ही यहाँ पे पूरा मान सेम है तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, बाकी चीज़ें सेम होगी, ठीक है। पूरी चीज़ें बाकी ये सेम, तो क्यू कॉस थीटा अपॉन 4 पाई रूट यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा आप लोग थोड़ा से समझेंगे। कॉस थीटा बराबर जो फार्मूला आप लोग देखते हैं आधार बटे कड़ होता है, क्या होता है आधार बटे कड़। अब थोड़ा से त्रिभुज में आप लोग देखेंगे, यह देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है तो इसका आधार क्या है एल, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, तो आधार एल है और कड़ यहाँ पे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो आधार बटे कड़ एल बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार एल था और यहाँ पे कड़ रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यही मान कॉस थीटा का मान यहाँ पे रख दिए। देखिए 2 क्यों 4πε0। अब देखिए ये कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा की जगह एल, ठीक है, उसके बाद रूट में ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ये 2QL और ये तो 2LQ, ठीक है, गुणे में आगे पीछे कर सकते हैं। 2LQ जो वैद्युत ध्रुव का गुण P है, तो P बराबर 2LQ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने टोटल की जगह पे इसके सब की जगह पे क्या आ जाएगा P, क्या आ जाएगा P से एक में गुणा करेंगे सेम आएगा, तो 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए जिसके ऊपर अगर रूट लगा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं, जिसके ऊपर रूट लगा होता है तो उसे हम लिख सकते हैं उसकी घात 1/2। कितने लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे आप लोग रफली काम थोड़ा समझेंगे, रफ अगर समझेंगे तो अगर x है और x की घात 1/2 है, ठीक है दोस्तों, तो इसकी घात 1 है और इसकी घात 1/2, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा से समझेंगे कि यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, देखिए 1 + 1/2, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम आएगा इसका 2, ठीक है, 2 × 2 + 1, तो ये आएगा 3/2। क्या है 3/2, तो x की घात 3/2, कितना x की घात 3/2। ये रफ काम है, आप लोग समझ लीजिए कि x की घात कितना है 3/2। तो यहाँ पे देखिए
ये सेम लिखा गया है, रूट को हटाएगा 1/2। अब देखिए इसकी घात 1, इसकी घात 1/2, तो दोनों की घात आ जाएगी 3/2। जैसे x गुणे x, तो ये इसकी घात 3/2, तो 3/2। अब देखिए यहाँ पे r की तुलना में l का मान बहुत छोटा है, ठीक है, r की तुलना में l का मान बहुत कम होता है, इसलिए l स्क्वायर बराबर 0 मान लेते हैं। तो l स्क्वायर 0 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे केवल बचेगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर की घात 3/2, तो r स्क्वायर में 3/2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही व्यंजक होता है निरक्षीय स्थिति में, ठीक दोस्तों। तो ये आपका हल था। अब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे अगला, अथवा में दिया गॉस का नियम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, अगर हम बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी गई थी, बाकी और भी पेपर में कुछ चीज़ें कहीं से भी पूछा, लेकिन इसमें एकदम जो महत्वपूर्ण वही को पूछा। तो गॉस का नियम क्या है? इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है दोस्तों। तो आप चाहे ये डेरिवेशन अगर मान लीजिए कर लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान ही है, नहीं गॉस का नियम आप लोग जरूर याद रखिए, आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में जरूर पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका भी आप लोग डेरिवेशन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों गॉस का नियम क्या है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यह छोटी सी परिभाषा आप लोग जरूर याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर की एक गॉस का प्रमेय, दूसरा आप लोग वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जरूर याद कर लीजिए। तो याद रखिए गॉस का प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जरूर याद रखिए, ये दो में से एक आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2025 में एकदम श्योर है कि आप देख लीजिए, यह गॉस की प्रमेय या वैद्युत फ्लक्स एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद आप लोग से डेरिवेशन पूछा कि इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसको आप लोग ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले रचना, डेरिवेशन करने से पहले हमेशा उसकी रचना थोड़ी सी लिख ली जाती है। तो रचना आप लोग देखेंगे, माना एक आवेश प्लस क्यू, ठीक है, माना एक आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, माना कोई आवेश प्लस क्यू है बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है, बिंदु ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है, बिंदु पी पर, ठीक, बिंदु पी पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर है, क्या है, डीए है, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश ई दोनों बाहर की ओर समान दिशा में है। इतना आपको रचना लिख देना, उसके बाद आप लोग देखेंगे जो डेरिवेशन शुरू होता है अब, ठीक है। डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डीए क्षेत्रफल है तो डी फाई ही गुजरेगा, तो डी फाई बराबर ई डीए होता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा होगा, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डी फाई बराबर होता है ई डीए। अब देखिए डॉट है तो डॉट में कॉस थीटा आता है और यहीं पे क्रॉस होता है तो साइन थीटा, तो वेक्टर ई डॉट डीए, तो ई डीए कॉस थीटा और थीटा का मान यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे 0 का मान 1, तो ये ई डी ए ही बचेगा, ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो ई डी ए, तो डी फाई बराबर क्या आ गया, ई डी ए। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण जब वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे, समाकलन जैसे ही करेंगे डी से समाकलन कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा ई डी ए, ठीक है, यहाँ पे क्या आया गया, ई डी ए। अब देखिए यहाँ पे ई समान है, मतलब ये नियत रहता है, वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलता, तो यहाँ पे डी ए का क्या करेंगे समाकलन, और डी ए मतलब गोले का क्षेत्रफल, ठीक, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई
आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ई डी ए का मान 4 पाई r स्क्वायर। तो इसे समीकरण 1 बना लिए। क्या बना लिए? समीकरण 1। अब गॉस की प्रमेय, गॉस प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने पढ़ा। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए दोनों में फाई क्या है? समान है। तो दो समीकरण में अगर कोई चीज समान हो, बायां या दायां पक्ष, तो उसकी तुलना कर देते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर तो E 4 पाई r स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से E का मान निकालेंगे तो ये 4 पाई नीचे आ जाएगा। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का हल हो गया। और आपको बता दूं 2024 पहले सेट में क्वेश्चन पूछा था कि गॉस की प्रमेय क्या है। इसकी सहायता से, ठीक है, किसी आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें 2 स्टेप और कर देना है बस। यदि आवेश क्यू से दूरी r हो तथा परीक्षण क्यू नॉट पर रखा हो तो उस पर बल। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन आपको इसमें, और 2024 के पहले सेट में आपको इतना क्वेश्चन और बढ़ाना था। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अब देखेंगे आप लोग क्वेश्चन अगला। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। आई तथा 4 आई तीव्रता की दो तरंगों के, ठीक है, दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्रोत कला संबंध हो तथा कला असंबंध हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप लोग इसका हल जो देखेंगे, देखिए, तो देखिए हल। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, प्रतिबंध बोले, शर्त बोले, तो आपको एक ही लिखना है। ठीक है, प्रतिबंध या शर्त का मतलब एक ही। ठीक, तो ये मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन इसका हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप लोग देखेंगे। इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए व्यतिकरण के लिए? प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए। मतलब कला में अंतर होना ही नहीं चाहिए, दोनों समान कला में हो। ठीक है। दूसरा, दोनों स्रोतों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। दोनों स्रोत की जो आवृत्ति और तरंग क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। जो दो तरंगे निकले उसका आयाम लगभग बराबर या तो बराबर ही होना चाहिए। चौथा, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। जब तक स्रोत पास नहीं होंगे व्यतिकरण की घटना नहीं होगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप लोग लिख देंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल पूछा था क्वेश्चन में, 4i प्लस 4i तीव्रता की दो तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत पहला कला संबंध हो तथा दूसरा कला असंबंध हो। तो देखिए, कला संबंध स्रोत के लिए I1 का मान दिया है, तीव्रता I1, और I2 का मान दिया है। तो यहाँ पे देखिए, कला संबंध स्रोत के लिए परिणामी तीव्रता का फार्मूला होता है रूट में I1 प्लस रूट में I2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट में I1, चाहे यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए या 4। ठीक है, तो 4i प्लस I2 का मान कितना आई। तो देखिए रूट 2 यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9i। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हल ना करेंगे तो भी इतना आपका आंसर ठीक है। उसके बाद कला असंबद्ध स्रोत के लिए, तो कला असंबद्ध स्रोत के लिए फार्मूला सीधा होता है भैया, I बराबर I1 प्लस I2। मान रखिए दोनों को और जोड़ दीजिए आंसर। ठीक, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान था। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रदर्शित चित्र में। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखेंगे प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु O के प्रतिबिंब, ठीक है, बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी। ठीक है, किरण आरेख खींचना है। उसके बाद यदि दोनों लेंस को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन का आप लोग हल देखेंगे। तो आप लोग इसका हल देखेंगे कि उत्तल लेंस के लिए
ठीक है, u बराबर -20 और f बराबर +10 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में बोल रखा है फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी तो यहाँ पे दिख रही है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और सूत्र लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान कितना है 10 और v का मान u का मान 20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इसका हल, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा और यहाँ पे 10 दूनी 20 और 10 एकम 10। ठीक है, तो ये आएगा 1/20। तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आया 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस के लिए। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना होगा उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की अवतल लेंस से दूरी, तो 30 में से 20 को घटा देंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए आप लोग ये देखेंगे कि u बराबर -10, दोनों की दूरियां सेम है, f बराबर -10। ठीक है, दोनों में बोला है। ठीक, उसके बाद v का मान, तो आप लोग लेंस के सूत्र से आप लोग इतना तो कक्षा 10 में ही पढ़े होंगे कि इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। f का मान 1/-10 1/v। उसके बाद आप लोग देखेंगे -1/10, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो फिर माइनस में और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/10। ठीक है, और काटेंगे तो इसको अगर पलट देंगे तो ये आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस से वो प्रतिबिंब की दूरी 25 है। ठीक है, किरण आरेख बोला था तो किरण आरेख बना देंगे 20 सेंटीमीटर पे ये वस्तु रखी, उसके बाद 30 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी है। फिर आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से उत्तल लेंस ऐसे होता है जो कि प्रकाश किरणों को एकत्र करता है एक बिंदु पर, तो यहाँ पर जो बनेगा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर। उसके बाद अवतल लेंस जो बनाएगा -5 सेंटीमीटर और सामने वास्तविक होगा, तो देखिए अवतल लेंस से ये सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और आपसे पूछा था कि इसके संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो फॉर्मूला याद रखेंगे 1/f बराबर 1/f1 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों का मान रख देंगे, हल कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये आंसर था। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना है। ठीक है, क्या है हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के लिए पूछा है, बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप लोग बोर की परिकल्पना है, ये चीज आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। बोर की आपसे परिकल्पनाएं पूछे या अभिगृहित पूछे, अभिगृहित पूछे, दोनों चीजें सेम है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, बोर की परिकल्पना जो सेट पहले में ही पूछा था एफएस में, खंड। ठीक है, खंडिया का 6वां क्वेश्चन में था। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे अगर पहला सेट की अगर वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपने पढ़ने को पाया होगा। ठीक है, नहीं पढ़े तो चलिए एक बार मैं इसको आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। बाकी इसका ये आंसर है, तीनों का याद रखेंगे। बंधन ऊर्जा ये होती है कोड़ी, ये ठीक है, बंधन ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई, और कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका ये आंसर है। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, 7 सेट में कुछ नहीं 3-4 सेटों में जरूर पूछा गया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही सेट लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आप लोग आंसर देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सेट पहले का खंडिया का ये 6वां क्वेश्चन था। ठीक है, पहले ही पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था, 6वां क्वेश्चन था, और इसको मैंने आपको बताया पहले ही वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जरूर देख लीजिए। बाकी ये वीडियो आप लोग रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए ज़्यादा मैं इसको समझाऊंगा अब नहीं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग इसको देखकर समझ सकते हैं और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसके अगला क्वेश्चन हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन जो है, फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है अगला, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इसको भी मैंने पीछे बताया है। नाभिकीय विखंडन क्या है, जब कोई भारी नाभिक
छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन क्या है? तो जब दो या दो से अधिक नाभिक इकट्ठा होकर संयुक्त होकर किसी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग को मैंने पढ़ाया है, देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको एक बार लिख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन मैं पीछे हल कराया हूँ, ठीक है दोस्तों, किसी सेट में, तो आप लोग उसको देख लीजिए। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन आपको ये पहले में ही मिल जाएगा, पहले सेट में ही पहला पेपर जैसे आप लोग देखेंगे उसमें ये जो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर। तो नाभिकीय विखंडन क्या, ये आप लोग समझ लीजिए कि जब कोई भारी नाभिक दो अथवा दो से छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन में क्या लिखेंगे, जब कोई छोटे छोटे नाभिकों से मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में स्पष्ट कीजिए कि दिखाइए दोनों अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, देख लीजिए किस क्वेश्चन में कौन से सेट में था, ये आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, सेट पहले एफएस का 9वां क्वेश्चन सेम है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग पहले सेट का देख लीजिएगा एक बार। चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसे मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और वहां से जाकर समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएन संधि अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी देखेंगे। अब देख सकते हैं वीडियो दोस्तों कि थोड़ा से लो क्वालिटी हो गई होगी क्योंकि बैटरी ख़त्म हो रही है मोबाइल की, तो इसलिए आपको मैं अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए कि कौन से सेट में क्वेश्चन आया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, पीएन संधि के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के अपने लक्षणों को देख लीजिए कितने सेट में आया। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कराया, तो आप लोग कोई भी सेट खोल के आप लोग ये पढ़ सकते हैं। देखिए, सेट पहले में अग्र अभिनत पूछा था, उसके बाद सेट पहले में पूछा था खंडसा का तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है, तीसरे का ग नंबर। उसके बाद सेट तीसरे में भी पूछा, ये छठवां प्रश्न था, ठीक है, तीसरे पेपर में पूछा। फिर तीसरे ही सेट में ये 9वां क्वेश्चन था, ठीक है, 9वां सेट का अथवा वाला क्वेश्चन ये था। उसके बाद सेट 5वें में पूछा ये क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये 4 बार पीछे पूछा है 4 पेपरों में और 5वें पेपर में ये क्वेश्चन। तो यहीं से आप समझ लीजिए अग्र अभिनत और पश्च अभिनत कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर इसको जाकर पीछे पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम दोस्तों आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनाते रहें। और आपको अब हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे 2023 के महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चन का हल बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चाहते हैं कि अगर हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।